8 मार्च 2010 का दिन समाजवादी पार्टी के सांसद नंदकिशोर यादव और कमाल अख्तर राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी के टेबल पर चढ़ गए। राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के सांसद राजनीति प्रसाद ने बिल की कॉपी फाड़ करके चेयरमैन के ऊपर उछाल दी। लोजपा के सांसद साबिर अली और एक निर्दलीय सांसद एजाज अली ने डिस्कशन रोकने की कोशिश की। अगले दिन यानी 9 मार्च 2010 के दिन ये सभी सातों सांसद निलंबित कर दिए जाते। कारण था महिला आरक्षण बिल का विरोध। लेकिन आखिर क्यों सरकार में शामिल ये पार्टियां सरकार के ही द्वारा लाए गए बिल का विरोध कर रही थी। सांसदों को निलंबित करने के बाद राज्यसभा में इस बिल के लिए वोटिंग हुई। 186 वोट इस बिल के पक्ष में पड़े, 1 वोट विरोध में पड़े। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने वॉकआउट किया। टीएमसी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पहली बार प्रस्तावित होने के 14 साल बाद यह बिल राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन उसके बाद 13 साल बीत गए, यह बिल लोकसभा में पेश भी नहीं किया जा सका। और इससे भी बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस एक मुद्दे पर इस बिल का विरोध हो रहा था कि ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी वर्ग की महिलाओं को कोटे के अंदर कोटा यानी ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी की महिलाओं को इस बिल के अंदर आरक्षण दिया जाए, लेकिन सत्ता में रहने वाली पार्टियां कांग्रेस की यूपीए सरकार और बीजेपी की एनडीए सरकार इस विधेयक में ओबीसी और माइनॉरिटी की महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ अंत तक बनी रही। और उधर एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करने वाली पार्टियां भी बिना आरक्षण के इस बिल को पास न कराने देने पर अड़ी रहीं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 128वें संविधान संशोधन विधेयक यानी महिला आरक्षण विधेयक 2023 की, जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम विधेयक के नाम से भी जाना जा रहा है। दोस्तों, मैं विवेक दुराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द दुराज शो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण विधेयक के इतिहास, विवाद और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आखिर तक बने रहिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम महिला आरक्षण विधेयक के बारे में पूरी जानकारी आपको दे पाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज के लोकतंत्र की बात। साल था 1975। देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उस समय एक रिपोर्ट आई टुवर्ड्स इक्विटी के नाम से। इसमें हर क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति के बारे में विवरण दिया गया था। इस रिपोर्ट में महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन खास बात यह थी कि इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली कमेटी के अधिकांश सदस्य महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ थे। दौर गुजरा, 80 का दशक आया, देश के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। इन्होंने देश भर में पंचायत और शहरी निकाय में देश भर की महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण देने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन राज्य की विधानसभाओं में इसका भारी विरोध हुआ। उनका कहना था कि इससे इनकी शक्ति में कमी आएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, दशक आया 90 का। साल था 1992 और 93। देश के प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने एक संविधान संशोधन पेश किया 72वां और 73वां, जिसमें ग्रामीण और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 पदों को आरक्षित किया गया। विधेयक दोनों सदनों में पारित हो गया, कानून बन गया। अब देश भर की पंचायतों और शहरी निकायों में 15 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। अब बारी थी देश के सबसे बड़े सदन और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की। केंद्र में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनती है। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं। 12 सितंबर 1996 को देवेगौड़ा सरकार ने यह विधेयक लोकसभा में पेश किया, लेकिन सरकार में ही शामिल कई पार्टियों ने इसका विरोध किया। बाद में यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। जून 1997 में इस बिल को एक बार पुनः लोकसभा में पारित कराने की कोशिश हुई, लेकिन एक बार फिर सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाली पार्टियां यानी सपा, बसपा, आरजेडी, लोजपा और अन्य पार्टियों ने इसका भारी विरोध किया। कारण एक था, महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी की महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटा की व्यवस्था करना। केंद्र में सत्ता परिवर्तन होता है। देश में एनडीए की सरकार बनती है। देश के प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 13 जुलाई 1998 को वाजपेयी सरकार के कानून मंत्री एम थम्बी दुरई ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया, लेकिन आरजेडी के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने इस बिल की कॉपी फाड़ करके सदन में फेंक दिया। अगले दिन इन्होंने मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि बाबा
साहब भीमराव अंबेडकर इनके सपनों में आए थे। इन्होंने कहा कि इस बिल का विरोध करो और इस बिल की कॉपी फाड़ के फेंक दो। साथ में यह भी कहा कि उन्होंने कहा है कि इस बिल में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी वर्ग की महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस बिल का विरोध किया जाए। अगले दिन यानी 14 जुलाई 1998 को वाजपेयी सरकार ने इसे लोकसभा में एक बार फिर पेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। उसी साल 5 महीने बाद यानी 11 दिसंबर 1998 को वाजपेयी सरकार ने एक बार फिर इस बिल को लोकसभा में पेश करने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद दारोगा प्रसाद सरोज ने स्पीकर के पोडियम तक पहुंच करके इस बिल की कॉपी हवा में उछाल दी। इसी बीच एक और दिलचस्प घटना घटती है। उस समय तत्कालीन वाजपेयी सरकार में शामिल ममता बनर्जी ने दारोगा प्रसाद सरोज की इस हरकत पे उनका कॉलर पकड़ लिया और उन्हें सदन से बाहर कर दिया। इस दिन के 12 दिन बाद यानी 23 दिसंबर 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लोकसभा में इसे एक बार फिर पेश करने की कोशिश की, लेकिन सरकार में शामिल जेडीयू, सपा, बसपा, लोजपा, आरजेडी ने ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी की महिलाओं का इस विधेयक के अंदर कोटे के अंदर कोटा न होने के कारण एक बार पुनः विरोध किया और यह बिल लोकसभा में फिर पारित नहीं कराया जा सका। इस घटना के कुछ दिन बाद वाजपेयी सरकार गिर जाती है, लेकिन 1999 के हुए आम लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती है और देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। दिन वही 23 दिसंबर, साल बदल जाता है। साल था 1999 का। वाजपेयी सरकार के कानून मंत्री राम जेठमलानी ने एक बार फिर इस विधेयक को लोकसभा में पेश करने की कोशिश की, लेकिन इन पार्टियों ने एक बार फिर जोरदार विरोध किया और लोकसभा में यह बिल एक बार फिर पारित नहीं किया जा सका। वाजपेयी सरकार ने सन 2002 में और 2003 में एक बार फिर लोकसभा में पेश करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा असफल रहा। 2003 में बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई आम सहमति बनाने के लिए, लेकिन उस सर्वदलीय बैठक में भी इस विधेयक को लेकर के आम सहमति नहीं बनाई जा सकी। इसके ठीक एक साल बाद यानी 2004 में वाजपेयी सरकार यानी एनडीए गवर्नमेंट चुनाव हार जाती है। केंद्र में एक नई सरकार बनती है यूपीए की। भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। सरकार बनने के 4 साल बाद यानी 2008 में मनमोहन सरकार ने इस बिल को राज्यसभा में एक बार फिर पेश किया, लेकिन सपा, आरजेडी, बीएसपी, लोजपा, जदयू इन सभी पार्टियों ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया। 9 मई को इसमें सुधार के लिए इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। अगले 1-1.5 साल बाद यानी 17 दिसंबर 2009 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सदन के सामने पेश की। 25 फरवरी 2010 को मनमोहन सिंह की सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने इसे पास कर दिया। इसके बाद यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में पेश करने के बाद इस बिल के पक्ष में पड़े 186 वोट और विरोध में पड़े सिर्फ 1 वोट। दिन था 9 मार्च 2010 का। यह बिल पेश करने के 14 साल बाद राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन इसके बाद 13 साल बीत गए, इस बिल को लोकसभा में पेश भी नहीं किया जा सका। समय बीतता गया, साल आ गया 2014 का। देश में आम चुनाव होता है, कांग्रेस ये चुनाव हार जाती है, देश में एक नई सरकार बनती है, बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। देश के प्रधानमंत्री बनते हैं गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साल 2014 में लोकसभा के भंग हो जाने के बाद यह बिल अपने आप खत्म हो गया, लेकिन राज्यसभा चूंकि अस्थायी सदन है इसलिए अभी तक यह बिल जिंदा था। राजनीतिक दलों की आम सहमति की कमी के कारण यानी एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण न दिए जाने के विरोध के कारण यह बिल बहुत सालों तक लटका रहा। साल आ गया 2023 का। 20 सितंबर 2023 इसी दिन यह बिल लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में इसके पक्ष में पड़े 454 वोट और विरोध में पड़े सिर्फ 2 वोट। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जो 2 वोट विपक्ष में पड़े वह थे राष्ट्रीय जनता दल के यानी राजद के। यह पार्टी
अपने आखिरी सिद्धांत तक अड़ी रही। उसने कहा कि वह महिला आरक्षण में ओबीसी और महिलाओं के आरक्षण के लिए हमेशा हमेशा इस बिल का विरोध करती रहेगी। उसी के अगले दिन यानी 21 सितंबर 2023 को यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में इसे एक भी मत विरोध में नहीं मिला। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर साइन कर दिया और इसी दिन गजट अधिसूचना प्रकाशित की गई और इसी के साथ ही स्पष्ट हो गया कि परिसीमन के बाद महिला आरक्षण बिल पूरे देश में लागू हो जाएगा। दोस्तों, जिस महिला आरक्षण बिल पर बरसों से विवाद चला रहा था, आइए जानते हैं कि क्या है महिला आरक्षण बिल में। बीते 27 सालों से चर्चा में बने महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा के सीटों पर 1/3 महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा में इस समय कुल 78 महिला सांसद हैं। राज्यसभा में इस समय महिलाओं की संख्या महज 32 है। इसी तरह राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या कुल 10% से भी कम है। यह विधेयक लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का प्रावधान करता है। इसका मतलब यह हुआ कि 545 में से 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। यह लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में SC, ST की आरक्षित सीटों पर भी यह महिला आरक्षण लागू होगा। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में ST और SC वर्ग की जितनी भी सीटें आरक्षित हैं, उन कुल सीटों में से 1/3 सीट महिलाओं के लिए उसी वर्ग से आरक्षित की जाएंगी। यानी इस समय लोकसभा की 131 सीट SC और ST वर्ग के लिए आरक्षित है। इसमें से 43 सीटें इसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी और इन 43 सीटों को सदन में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों के एक हिस्से के रूप में माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 181 में से 43 सीटें घटाने के बाद बची हुई कुल 138 सीटों पर किसी भी जात की महिला उम्मीदवारी की जा सकती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लद्दाख, पुदुचेरी और उत्तर पूर्व के राज्यों जैसे कि मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड में क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि यहाँ लोकसभा की 1 या 2 सीटें हैं। आपको बताते चलें कि अगर दुनिया भर के देशों में महिला आरक्षण की बात करें तो लगभग 40 देशों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर की संसदों में महिलाओं के लिए कुल औसत प्रतिनिधित्व मात्र 26.5% है। दोस्तों, आज महिला आरक्षण बिल देश के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ यह कानून भी बन चुका है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है कि वर्षों से जिस एक मांग के नाते कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग की महिलाओं को महिला आरक्षण के अंदर दिया जाए, इस मांग के लिए जो पार्टियां वर्षों से इस बिल का विरोध कर रही थीं, सबसे दिलचस्प बात यह है कि 20 सितंबर 2023 के दिन वही पार्टियां सदन में इसके समर्थन में दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे महिला आरक्षण विधेयक की, यानी देश के 128वें संविधान संशोधन की, जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से भी जाना जा रहा था। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हम मिलते रहेंगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।